मेरा नाम धीरज है। गहरी अंधेरी रात थी, सड़क सुनसान पड़ी हुई थी और मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके वापस घर के लिए आ रहा था। सारा दिन की थकन थी और मैं पूरी तरह से जाग रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथों में बहुत सारे नोट आए थे। फिर मुझे तसल्ली हुई कि चलो आज भी अच्छी खासी कमाई हो गई है। मैं अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था। तभी अचानक एक सुनसान सड़क पर चलते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया और मैंने एक ही झटके में ब्रेक मार दिया। मेरी गाड़ी रुक चुकी थी। मैंने देखा कि सामने अंधेरे में दो लोग भागते हुए आ रहे थे। एक लड़की थी जो बुरी तरह से डरी हुई थी और पीछे हट रही थी, जबकि दूसरा वो उसके पीछे पीछे भागकर आ रहा था। वो लड़की भागते हुए कह रही थी कि छोड़ दो मुझे। वो लड़की चीख रही थी मगर सड़क वीरान थी, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं बाइक से उतरा और उसकी तरफ जाने लगा। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि रुको तो। वो लड़का मुझे हैरानी से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि चले जाओ यहाँ से, ये मामला तुम्हारा नहीं है, ये मेरा मैटर है। मैंने गुर्राकर कहा कि ये मैटर तुम्हारा नहीं बल्कि अब ये मैटर मेरा बन गया, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। फिर मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब गया और उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। उसने उठकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही सावधान हो चुका था। मैंने एक ज़ोरदार लात उसके ऊपर मारी। वो फिर से लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो लड़की जो बहुत घबराई हुई थी फौरन ही मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वो डर के मारे कांप रही थी। मेरे हाथ से पिटाई खाने के बाद वो लड़का ज़मीन से उठकर सीधा वहाँ से भागने लगा और मैंने पलटकर उस लड़की को देखा। वो अभी तक डरी हुई थी और साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने प्यार से उससे पूछा कि तुम ठीक हो। वो धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर कहने लगी कि थैंक यू, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये मेरी नव्या से पहली मुलाकात थी, एक इंसिडेंट और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने नव्या को तसल्ली दी और उससे पूछा कि तुम इतनी रात में सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी। वो घबराती हुई आवाज़ में कहने लगी कि मैं यहाँ किसी काम से आई थी, लेकिन रास्ते में ये लड़का मेरा पीछा करने लगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में डर तो मुझे अभी भी नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कुछ देर तक तो खामोश रही और फिर धीरे से कहने लगी कि मैं अनाथ हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है और ना ही मैं यहाँ किसी को जानती हूँ। मैं तो यहाँ जॉब करने के लिए आई थी और अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो, और अगले ही दिन वो मेरे होटल में जॉब करने के लिए आने लगी थी। वो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी और होटल के सारे काम बहुत अच्छे से संभालने लगी थी। शुरू में मैंने उसे अपने रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी दी थी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी ज़िंदगी का एक स्पेशल हिस्सा बनती जा रही है। नव्या बहुत सुंदर थी, भोली भाली थी और उसकी स्माइल मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकूनदेह होती थी। मुझे उससे प्यार होने लगा था। मुझे नहीं पता था कि वो किस तरह मेरे दिल को इतनी पसंद आ गई थी, लेकिन एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे नव्या बहुत पसंद है और यही तो मोहब्बत है। मैंने कई बार सोचा था नव्या से अपनी फीलिंग शेयर करूं, लेकिन मैं हर बार खुद को रोक लिया करता था, यही सोचकर कि पता नहीं वो भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब सिर्फ मेरी तरफ से ही है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता गया और मेरे रेस्टोरेंट की कमाई भी बढ़ती गई। मैंने नव्या पर बहुत भरोसा किया, यहाँ तक कि उसे अपने रेस्टोरेंट का हिसाब किताब संभालने की भी इजाज़त दे दी थी। वो मुझसे कहती थी कि धीरज सर, आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। वो हमेशा यही कहती थी और मैं उसकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया करता था। मुझे अपने काम में तरक्की हासिल हो रही थी और मैं सोचता था कि मैं जल्द ही नव्या को प्रपोज कर दूंगा, शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन फिर फाइनली वो दिन भी आ गया था जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस दिन मैं किसी अर्जेंट काम से गया हुआ था और अपना रेस्टोरेंट पूरी तरह से मैंने नव्या के हवाले कर दिया था। नव्या की तरफ से बेफिक्र रहता था कि वो अच्छी तरह से मेरा रेस्टोरेंट और मेरे पैसों का हिसाब किताब भी ठीक से संभाल लेती है। लेकिन जब मैं रात को वापस आया तो जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। रेस्टोरेंट की हालत बहुत ख़राब थी, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था, कैश लॉकर खुला हुआ था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नव्या वहाँ से जा चुकी थी। ये क्या हो गया, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। मैंने फ़ौरन अपना अकाउंट चेक किया तो मेरा दिल दहल कर रह गया था। पूरे 15 लाख रुपए गायब हो चुके थे। इसका मतलब था कि जिससे मैं प्यार करने लगा था
वही मुझे बर्बाद करके चली गई थी। मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था और अपना सब कुछ उसके हवाले नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था और नव्या को भी बुरा भला कह रहा था कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई करने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि तुम जैसी बेसहारा लड़की को मैं सहारा दे सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि तुम तो बहुत बड़ी चालाक निकली नव्या। नव्या के चले जाने के बाद मैं कई घंटों तक अपने रेस्टोरेंट में काउंटर के पीछे बैठा रहा था। मेरी नज़रें खाली कैश लॉकर पर जमी हुई थी जो हमेशा पैसों से भरी रहती थी, लेकिन इसकी चाबी मैंने नव्या को दे रखी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो मुझे बर्बाद करके चली गई। मैं सोचता था कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मगर सच में ऐसा नहीं हो सकता था। नव्या मुझे लूटकर जा चुकी थी। मैं खुद से ही सवाल करने लगा कि नव्या तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जवाब देने वाला तो कोई था ही नहीं। मेरी आंखों के सामने वो सारा टाइम घूमने लगा जो मैंने उसके साथ बिताया था। वही पहली मुलाकात जब मैंने उसे उस लड़के से बचाया था और अपने रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए रखा था। वो समय जब मैंने उस पर भरोसा किया था। आज जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, तब मुझे समझ आया कि किसी भी इंसान पर हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन रेस्टोरेंट के मालिक मेरे सामने खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा कि धीरज, तुमने मेरे रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसका होने वाला प्रॉफिट सब कुछ लुटा दिया। मैंने बेबसी से कहा कि नहीं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ही गलती है जो तुमने उस लड़की पर भरोसा किया। तुमने आखिर उस अजनबी लड़की पर इतना भरोसा क्यों कर लिया? तुम्हें आज उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से ही तो बिजनेस खराब हो जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक चिल्लाने लगा और फिर उसने वो कहा जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे कि कल से तुम मेरे रेस्टोरेंट के मैनेजर नहीं हो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। अब क्या ऐसी कंडीशन में तुम्हें उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहाँ नौकरी पर रहने दूंगा? तुम नौकरी से निकाले जा चुके हो। मैंने सर के आगे हाथ जोड़कर कहा कि सर प्लीज़, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती नव्या की है। उन्होंने कहा कि सारी गलती नव्या की है तो उसको लाने की गलती भी तुम्हारी ही थी। अब कुछ नहीं हो सकता और मैं आगे अपना और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मालिक से काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। इस तरह मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर था। यहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन नव्या की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मालिक ने सब लोगों में यह अफवाह फैला दी थी कि उस लड़की के साथ मिलकर मैंने ही रेस्टोरेंट का पैसा गायब किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ लुट चुका था। वैसे भी जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो दुनिया उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होती। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। सुबह सवेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। नींद मेरी आंखों पर छाई हुई थी और बड़ी मुश्किल से मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही हमारे घर का मकान मालिक खड़ा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, धीरज, तुमने मुझे पिछले 3 महीने पहले कहा था कि तुम मुझे अगले महीने में किराया दे दोगे, और पिछले 3 महीनों से तुम सिर्फ मुझसे एक ही बात कहते आ रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। वो एक तरह से ठीक ही तो कह रहा था, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले ही तो नव्या मुझे लूट कर चली गई थी। अब ना तो मेरे पास नौकरी थी और अब घर भी हाथ से छिनने वाला था। आंखों में जो नींद थी वो सारी ही गायब हो चुकी थी। मैंने मकान मालिक के आगे रिक्वेस्ट की कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं आपको किराया दे दूंगा। मगर मकान मालिक मेरी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा कि बस आप मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा और आपका सारा किराया आपको एक साथ लौटा दूंगा। मकान मालिक हंसने लगा और कहने लगा कि हर बार तुम यही डायलॉग बोलते हो। मैं तो ये सुनकर बोर हो चुका हूँ। अब तुम्हारे पास बहाने के लिए समय नहीं है। कल तक मेरा घर खाली कर देना, वरना मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर निकलवा दूंगा। मैंने कहा कि नहीं मालिक, ऐसा मत करो, बात को समझने की कोशिश करो। घर ही तो मेरे लिए आखिरी सहारा है। लेकिन उसके चेहरे पर तो मेरे लिए कोई भी नरमी नहीं थी। उसने कहा कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ तुम्हें फ्री में तो रहने नहीं दे सकता। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक आखिरी वार्निंग दी। अगर कल तक तुमने मेरा मकान खाली नहीं किया तो मैं अपने आदमियों को भेजकर अपना घर खाली करवा सकता हूँ।
मैं तो अपना सर पकड़कर ही दरवाजे पर बैठ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से पैसों का बंदोबस्त करूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। पहले नव्या का धोखा, फिर रेस्टोरेंट से नौकरी खत्म हो जाना, और अब मेरे हाथ से मेरा ये किराए का घर भी जाने वाला था। मेरी हिम्मत तो जैसे खत्म ही हो रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊं। मेरी माँ भी कमरे से बाहर निकल आई थी। उनकी आंखों से भी नींद जा चुकी थी और वो भी फिक्रमंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ और दरवाजे पर कौन आया था। मैं उनकी बात पर खामोश रहा। आखिर मैं उनको क्या बताता कि अब हम बेघर होने वाले हैं। माँ समझ गई थी कि मैं परेशान हूँ। वो मेरे बराबर में बैठ गई और मुझे तसल्ली देकर कहने लगी कि बेटा बताओ, मुझे क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। मेरे मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। मैं अपनी आंखों में डर नहीं देख सकता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों में आंसू उतारते हुए बताया कि मकान मालिक किराया लेने के लिए आया था। कह रहा था कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी माँ का चेहरा पीला हो गया था। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और कुछ पैसे लेकर मेरे पास आई। कहने लगी कि ये लो बेटा, ये थोड़े से पैसे हैं, इनसे शायद 3 महीने का किराया तो निकल ही जाएगा। तुम मकान मालिक को ये पैसे दे दो ताकि वो हमें कुछ दिन और यहाँ रहने की मोहलत दे दें। मैंने चौंक कर माँ से पूछा कि माँ, ये पैसे कहाँ से आए? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जब तुम पैसे कमाने जाते थे तो अपने सारे पैसे मुझे ही तो लाकर दिया करते थे। मैं तुम्हारे दिए गए पैसों में से कुछ सेविंग्स करके भी रखती थी ताकि बुरे समय के लिए काम आ सके, और आज वो सेविंग्स वाले पैसे हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि आज से ज़्यादा बुरा समय भी कब हो सकता है। मुझे अपनी माँ पर गर्व महसूस हुआ था कि उन्होंने इतनी कठिन समय में भी बुरे समय के लिए पैसे लगाकर रखे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा, और उनसे कहा भी कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा, कोई और रास्ता निकाल लूँगा, ये पैसे आपके हैं माँ। माँ ने मुझे समझाया और कहा कि मेरा बेटा बहुत मजबूत है। कभी कभी ज़िंदगी हमें आजमाती भी है बेटा, सब कुछ आसानी से नहीं होता। याद रखो, तुम एक ईमानदार इंसान हो, और इंसान की नीयत सच्ची हो तो ऊपर वाला उसे निराश नहीं करता। ये शब्द मेरे दिल को छू गए थे। मेरे पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो मुझे मकान मालिक की रिक्वेस्ट करनी थी या फिर मुझे खुद को संभालना था। नौकरी चली गई, पैसे चले गए, और अब तो इज्जत भी दांव पर लग चुकी थी। जब रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था। हर जगह नौकरी के लिए ट्राई किया, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली। मैं इन 3 महीनों में सारा दिन भूखा प्यासा घूमता रहा, जगह जगह नौकरी तलाश करता रहा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो सका। रात के समय में एक बेंच पर बैठा था। लोग खाने पीने में बिजी थे और मैं बाजार के बीच की रौनक देखकर भी खाली हाथ बैठा हुआ था। ये वो समय था जब मुझे ये एहसास हुआ कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो दुनिया वाले आपको भूल जाते हैं। एक दिन मैं मदद मांगने के लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास चला गया, लेकिन उसने भी मेरी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि उसे तो मुझसे हमदर्दी भी महसूस नहीं थी। उल्टा वो तो मुझे ताने देने लगा, पागल लड़के, तुमने ही तो एक अनजान लड़की पर भरोसा किया था, अब तुम वही तो भुगत रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर आगे उससे क्या कह सकता था, इसलिए खामोशी से वापस आ गया। जब दुनिया हमें छोड़ देती है तो सिर्फ ऊपर वाला ही हमारा सहारा होता है। मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा से कोई ना कोई काम करूंगा, चाहे मेरे लिए जितना भी मुश्किल हो। अगर दुनिया वाले मुझे कुछ देने के लिए तैयार नहीं तो मैं खुद कमा लूंगा। ये सोचकर मैंने अपनी माँ के वो जुड़े कटे पैसे लिए और बाजार में सब्जी पूरी का ठेला लगाने लगा। ये एक नई उम्मीद थी, मगर किस्मत तो मुझे अभी भी आजमाना चाहती थी। बाजार में मुझे कहीं जगह भी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद मुझे एक जगह मिल ही गई थी। जैसे ही मैंने वहाँ सब्जी पूड़ी बनाना शुरू की तो एक और परेशानी मेरे सामने आ गई। सामने ही एक बड़ा सा ढाबा था जिसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था और जहाँ हर तरह का खाना मिलता था। वहाँ के छोले भटूरे, आलू की सब्जी, आलू के पराठे और भी बहुत सारी वैरायटी का खाना बहुत महंगा था, और लोग यहाँ लाइन लगाकर खाना खरीदते थे और बैठकर खाते भी थे, और अभी भी लोग वहीं से खरीदारी कर रहे थे। मेरे पास कोई भी नहीं आया और मैं इसी तरह से बैठा रहा। शाम होने को आई तो मेरा हौसला टूटने लगा और फिर रात भी हो गई थी। रात का अंधेरा छाने लगा तो मैं हिम्मत हार गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? काफ़ी रात हो गई थी। अब मैंने सोचा कि मुझे घर चलना चाहिए।
मैं खाली हाथी अपने ठेले का सामान समेटने लगा, तभी अचानक 2 बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे कि अंकल, हमें सब्जी पूरी खिला दीजिए ना, हमें बहुत तेज़ की भूख लगी है, घर में हमारी बीमार माँ भी भूखी है, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। उन दोनों मासूम बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथ मेरे आगे फैला दिए। उन दोनों को देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने अपने ठेले पर नज़र मारी। मेरी जहाँ वहीं सब्जी पूरी रखी हुई थी, जो कस्टमर को बेचने के लिए मैंने बनाई थी, जो सुबह से लेकर अब तक नहीं बिकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे हुए वो खाना उन बच्चों को दे दिया और कहा, ये लो बेटा, जाओ और अपने घर जाकर अपनी माँ और बाकी के भाई बहन के साथ खुशी खुशी खाओ। बच्चे खुश हो गए थे। उनके चेहरे पर बहुत सारी चमक आ गई थी, जो शायद उनके पेट में उमड़ने वाली भूख ने उनसे छीन ली थी। मेरे पास जितनी पूरी सब्जी थी वो मैंने उन बच्चों को दे दी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने थोड़ा ही खाना बनाया था और वो खाना भी नहीं बिका था। अब मैं पूरी तरह से खाली हाथ हो चुका था। जब मैं घर पर गया तो मुझे खाने की बड़ी महकती हुई खुशबू आ रही थी। देखा कि किचन में माँ बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना रही थी। माँ ने मुझे बताया कि बेटा, किसी ने हमारे घर में राशन भिजवा दिया है, बहुत सारा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया था। ये तो एक तरह का चमत्कार था। मैंने कहा, माँ, ये राशन कौन लेकर आया था? माँ ने कहा कि पता नहीं बेटा कौन था, लेकिन कोई अजनबी था। उसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, बस मुस्कुराकर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और हम दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर खाना खाया था। अगले दिन मैं फिर बाजार चला गया था और मैंने फिर से सब्जी पूरी का ठेला लगाया और कस्टमर आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन आज भी कोई कस्टमर नहीं आया था। दिन से रात हो गई और फिर से मेरा हौसला टूट गया। रात हुई तो एक लड़का मेरे ठेले के पास आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे आपके ठेले का सारा खाना खरीदना है। मैंने उसे सारा खाना दे दिया। उसने वहाँ पर खेलते हुए बच्चों को सब्जी पूरी बांट दी। ये लड़का वही था जिसने मेरे घर में राशन डलवाया था, लेकिन मैं हैरान था कि लड़का है कौन। वो वहाँ से चला गया था। मैं अपने घर आ गया और मैं बार बार यही सोच रहा था कि वो लड़का कौन था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ मेरी किसी नेकी के बदले में हो रहा था या फिर कोई इत्तेफाक था। अगली सुबह मैं फिर से बाजार पहुंच गया। अब की बार मेरे अंदर एक नया हौसला था। मैंने यही सोचा कि कल अगर एक इंसान ने मेरे ठेले का सारा खाना खरीदा था तो आज फिर भी कोई ना कोई ज़रूर आएगा। मैंने ठेला लगाया, सब्जी पूरी तैयार की और उम्मीद के साथ इंतज़ार करने लगा, लेकिन उस दिन भी कोई कस्टमर नहीं आया था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। वहाँ आसपास के सारे लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखा करते थे और कहते थे कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी सब्जी पूरी कोई ख़रीदता तो है नहीं और तुम यहाँ आकर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो। फिर से रात हुई और वो लड़का फिर से आया। वो इंसान अंधेरे में खामोशी से आया और मेरे ठेले का सारा खाना खरीदकर उसने वहीं पर गरीब लोगों में और बच्चों में बांट दिया। मैंने अब की बार हिम्मत करके उस अनजान लड़के से बात कर ही ली थी और कहा कि सुनो। वो रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उससे पूछा कि आप आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा कि दूसरों की मदद करने वाले लोग कभी खाली नहीं रहते। उस दिन जब वो मुझसे ये बात कह रहा था और वहाँ से चला गया तो एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, क्या सच में तुम्हारे ठेले का खाना इतना अच्छा है? मैंने कहा कि जी भैया जी। तो उसने मुझसे 200 रुपये का खाना खरीद लिया। ये पहला दिन था जब मेरे ठेले पर किसी ने पैसे देकर मुझसे मेरे ठेले का खाना खरीदा था। मैं बहुत खुश था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के का पीछा करूंगा। वो हर बार मेरे ठेले से खाना खरीदकर बच्चों में बांट दिया करता था। मैं जब उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि वो एक अनाथ आश्रम में दाखिल हो रहा था। वो अंदर गया तो वो मुझसे खरीदा हुआ वही खाना अनाथ बच्चों में बांट रहा था। ये देखकर मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगे। ये लड़का अनाथ बच्चों की मदद कर रहा है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, क्या अंकल, आपको अभी भी जानने की ख्वाहिश है? मैंने सर हिला दिया तो कहने लगा, एक समय पहले मेरी किसी ने मदद की थी। मैं भूखा था और उसने मुझे खाना खिलाया था और आज मैं भी वही कर रहा हूँ जैसा मेरे साथ हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उसने बताया कि यहाँ पर मौजूद बच्चे वो हैं जिनको दुनिया ने छोड़ दिया है। कुछ के माता पिता हादसे में मर गए तो कुछ यहाँ पर बेसहारा हैं। फिर अचानक उसने एक ऐसी बात करी जिससे मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि धीरज अंकल, एक दिन आपने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया था। मैं गहरी सोच में चला गया और फिर मुझे याद आया कि हाँ, कई सालों पहले
मैंने एक भूखे बच्चे को अपने ठेले की सब्जी पूरी खिलाई थी, लेकिन वो बात तो मैं भूल चुका था। उसने कहा कि मैं वही बच्चा हूँ जिसको सालों पहले आपने खाना खिलाया था। फिर मुझे वो पिछला समय याद आया कि एक छोटा सा बच्चा गंदे से कपड़ों में भूखा प्यासा मेरे पास आया था और मैंने एक प्लेट में उसे सब्जी पूरी लगाकर दे दी थी। ये तब की बात है जब रेस्टोरेंट पर नौकरी करने से पहले भी मैं ठेला लगाया करता था और सब्जी पूरी का ठेला लगाने की तब मेरी शुरुआत थी। ये काम तो मैंने अब दोबारा से शुरू किया था। उसने कहा कि मैं वही बच्चा हूँ अंकल। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि भलाई करने वाले लोगों के साथ हमेशा भला ही होता है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि आपने मुझे खाना खिलाया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन था। मैंने उसी दिन सोचा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो किसी न किसी दिन मैं ऐसी ही भलाई आपको वापस लौटाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे किया? उसने बताया कि मैंने कई सालों तक मेहनत की, मजदूरी की और फिर ऊपर वाले ने मुझे सफलता दे दी। जब मैं कामयाब हुआ तो मैंने सबसे पहले वही किया जो आपने मेरे साथ किया था, भलाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि अंकल, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से उससे कहा कि बेटा, कैसा मौका? तो वो कहने लगा कि आप इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहोगे। लेकिन मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता था? मैंने उससे कह दिया कि मैं तो खुद एक मामूली सा आदमी हूँ। वो कहने लगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही करना है जो आप करते हो। लेकिन मैं सोचने लगा, मैं तो खुद इस समय बहुत मुश्किल में हूँ, ऐसे में मैं इन बच्चों की क्या मदद करूँगा? उसने कहा कि अगर आप अपनी सब्जी पूरी के ठेले को इन बच्चों के लिए इस्तेमाल करो तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, क्या मैं बच्चों के लिए अपनी सब्जी पूरी के ठेले का इस्तेमाल करूं? ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मुझे किसी और के लिए भी जीना चाहिए। मुझे वो समय याद आया जब मैं खाली हाथ होता था और दूसरों की मदद करने से ऊपर वाले ने मेरे दिन बदल दिए थे। शायद ये वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना चाहिए था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मैंने अपने सब्जी पूरी के ठेले पर लिखा, अनाथ बच्चों के लिए फ्री खाना। ये देखकर लोग हैरान रह गए थे। एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी अपनी कंडीशन ख़राब है और तुम दूसरों को फ्री खाना दे रहे हो। मैंने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर मेरे पास वही बच्चे आए जो उस दिन मुझे खाना लेने के लिए आए थे। मैंने उनको एक एक प्लेट सब्जी पूरी की दे दी तो वो बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों बाद वही लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि आप सच में इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आपको एक काम करना होगा, आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चलने लगा तो वो मुझे एक सुनसान इलाके में ले गया जहाँ एक पुरानी सी दुकान बनी हुई थी। उसने कहा, ये दुकान मेरी है, लेकिन मैं इसको चलाने के लिए किसी ईमानदार आदमी की तलाश में था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं कि ये दुकान? उसने कहा कि जी, लेकिन शर्त यह है कि आने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं शॉक्ड रह गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कल तक एक आम सा आदमी था जो बाजार में खाने का ठेला लगाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था और आज मेरे सामने एक दुकान थी जो मेरी होने वाली थी। क्या सच में किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है? मेरे साथ खड़े वही लड़के ने मेरी मदद की थी। ये देखकर मैं मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि ये सब आपका है अंकल, लेकिन आपको मेरी बात याद है ना? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं कभी अपनी दुकान का मालिक नहीं बना था। मैं सोच रहा था कि मैं ये सब कैसे करूँगा। अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? फिर मुझे अपना बीता हुआ समय याद आया। वो दिन जब मैं खाली हाथ घर लौट रहा था, वो समय जब मेरी माँ अपने आंसू छुपाया करती थी, वो समय जब मैंने 2 मासूम बच्चों को भूखा देखा था। मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं तैयार हूँ। अगले दिन मैंने दुकान की सफाई करनी शुरू कर दी। ये जगह बहुत पुरानी थी, दुकान की दीवारें खराब हो चुकी थी। ये काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने बाजार से खरीदकर टेबल कुर्सी रखवाई और दुकान में पेंट भी करवाया। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने उससे काम चलाने की कोशिश की, लेकिन असली परेशानी ये थी कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। बाजार में पहले ही बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट मौजूद थे। मैंने इस दुकान पर एक छोटा सा बैनर लगा दिया कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। पहला दिन आया तो मैं सब्जी पूरी के साथ साथ राजमा चावल, दाल मखनी, छोले भटूरे और आलू के पराठे भी बनाए थे और फिर कस्टमर का इंतज़ार करने लगा। लेकिन कोई कस्टमर नहीं आया। कई घंटे गुजर चुके थे। फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों के साथ अंदर आया। उसके कपड़े भी मैले कुचैले थे और चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी।
उसने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तुम मुझे खाना दे दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उसके लिए एक भोजन थाली तैयार की और सारे रंग का खाना उस बूढ़े आदमी के आगे रख दिया। ये लीजिए बाबूजी, जितना चाहे आप खाना खा लीजिए। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और साथ ही दुआएं भी दी। उसके जाने के बाद दरवाजे पर एक कीमती गाड़ी आकर रुकी और एक अमीर आदमी अंदर आया और मेरी दुकान को चारों तरफ से देखने लगा। फिर मुझसे पूछने लगा कि यहाँ खाने का अच्छा बंदोबस्त है। मैंने सर हिलाकर कहा कि जी बिल्कुल। तो उसने कहा कि मुझे अपने ऑफिस के मजदूरों के लिए खाना चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैंने फौरन ही कहा कि जी, मैं आपके मजदूरों के लिए खाना बना दूंगा। उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट दी ताकि मैं अपने लिए ज़रूरत का सामान खरीद सकूं। मैं खुश हो गया था कि अभी तो मैंने सिर्फ एक भूखे इंसान को ही खाना खिलाया था, तो ऊपर वाले ने मेरे लिए नए रास्ते के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन किस्मत तो अभी मुझे और ज़्यादा आजमाना चाहती थी। अगले दिन जब मैं बाजार से सामान खरीदने के लिए गया तो एक बेकरी वाला मुझे देख देख कर ज़ोर से हंसने लगा। ये वही बेकरी वाला था जिसकी बेकरी शॉप के आगे मैंने कई बार अपना ठेला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ कोई कस्टमर नहीं आता था। उसने मुझसे कहा कि धीरज, मैंने सुना है कि तुमने अपना खाना बेचने के लिए छोटी सी दुकान खरीद ली है। मैंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। उसने कहा कि तुम भूल गए हो कि ये कारोबार ऐसे नहीं चलता, और हाँ, अगर तुमने अपनी दुकान ज़्यादा दिन तक चलाई तो समझ लो कि तुम्हारे लिए मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझसे इस तरह से बात कर रहा था जैसे मुझे धमकी दे रहा हो। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और वापस अपनी दुकान में आ गया। लेकिन शाम को जब मैंने अपनी दुकान वाला होटल खोला तो मैंने देखा कि मेरे गैस के सिलेंडर से गैस ख़त्म हो चुकी थी, चूल्हा भी ख़राब कर दिया गया था और सामान भी गायब था। ये कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में बेकरी वाले का ही नाम आया था। ज़रूर ये उसकी ही चाल है। क्या वो मेरे रास्ते में रुकावट डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकता है? मगर मैंने खुद पर कंट्रोल किया क्योंकि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। मुझे हिम्मत से काम लेना था, लेकिन मैं जानता था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन मैं बाज़ार गया ताकि नया सिलेंडर ख़रीद सकूं। जब मैं बेकरी के पास से गुजरा तो उसका मालिक खड़ा हुआ मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा कि सुना है कि तुम्हारा होटल बंद पड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ, किसी ने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने कहा कि मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर कारोबार में तो ऐसा होता ही रहता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे रोक सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। वो मेरी बात पर हंसने लगा कि धीरज, अभी तुम बच्चे हो, लोग इतनी आसानी से कामयाब नहीं होते। रास्ते में परेशानियां आती रहती हैं और तुम भी आने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहो। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा कि मुझे किसी नुकसान की कोई परवाह नहीं है, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। ये कहकर मैं वहाँ से आ गया था, लेकिन मैं जानता था कि अब मुझे पहले से ज़्यादा सावधान रहना होगा। 2 दिन बाद मैंने होटल को दोबारा से चलाना शुरू कर दिया था। मैंने सारा सामान नए तरीके से ख़रीदा था और खाना तैयार किया। कस्टमर आना शुरू हो गए थे और काम धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा था, लेकिन दुश्मन खामोश नहीं बैठ रहा था। शाम को अचानक 4 आदमी होटल में दाखिल हुए। वो बदतमीज़ी करते हुए होटल के अंदर दाखिल हुए और कहने लगे कि ये खाना हम नहीं खाएंगे, ये खाना फ्री में दिया जा रहा है और फ्री का खाना हमेशा ही घटिया होता है। होटल में मौजूद दूसरे लोग चौंक कर उन्हें देखने लगे। ये लोग मेरा तमाशा बनाने के लिए आए थे। मैंने उनकी आंखों में देखा था और मुझे समझ आ गया था कि ये बेकरी वाले के आदमी थे और ये मुझे बदनाम करने के लिए आए थे। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा था और मैंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि अगर खाना पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उनमें से एक लड़का कहने लगा कि देखो, ये इंसान भी अच्छी तरह से जानता है कि इसका खाना घटिया है। अब होटल में बैठे बाकी सारे लोग भी मुझ पर शक करने लगे थे। ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। मैंने मजबूत शब्दों में कहा कि जो लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं वो खुद इस बात का फैसला करेंगे कि मेरा खाना घटिया है या फिर अच्छी क्वालिटी का है। फिर मैंने एक वेटर से कहा कि उनके लिए खाना लगाओ। अगर इन्हें मेरा बना हुआ खाना पसंद नहीं आए तो मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगा। ये सुनकर होटल में बैठे बाकी सारे कस्टमर मेरी तरफ से बोलने लगे कि आप लोग खाना खाकर देखो, उनके यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उन चारों लड़कों को लोगों की बात बुरी लगी और वो गुस्से से वहाँ से चले गए। अब पूरे शहर में मेरा नाम फेमस होने लगा था। लोग मेरे पास आने लगे थे
और वो समझ गए थे कि यहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त खाना होता है। जो लोग पैसा देकर बेकरी से कुछ न कुछ खाया करते थे, अब वही लोग मेरे होटल में खाना खाने के लिए आने लगे थे, क्योंकि मेरे होटल के खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था और मेरे यहाँ के बने खाने पर साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखा जाता था। बेकरी का मालिक अब खामोश नहीं बैठा था। एक दिन बाजार में एक अफवाह फैला दी गई कि मेरे होटल का खाना गलत क्वालिटी का है। मैं खाने में लगाने वाले तेल, घी, चावल और घटिया क्वालिटी के मसाले लगाता हूँ। यह अफवाह सुनकर मेरे होटल के कस्टमर कम होने लगे थे। सब कुछ मुझे नीचे गिराने के लिए किया जा रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैंने शहर के एक फूड इंस्ट्रक्टर को खुद फ़ोन किया और कहा कि मेरे यहाँ बनाए जाने वाले खाने को चेक किया जाए। अगर मेरे खाने में कुछ गलत हुआ तो मैं खुद अपना होटल बंद कर दूंगा। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो ऊपर वाला मेरा साथ देगा। अगले दिन फूड इंस्पेक्टर आया और मेरे बने हुए खाने की पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई और उन्होंने बताया कि यहाँ का खाना पूरी तरह से सेफ और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। ये सुनकर लोगों का भरोसा कायम हो गया था और जो लोग ये अफवाह सुनकर नहीं आ रहे थे वो अब दोबारा मेरे होटल में आना शुरू हो गए। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया था और मेरा होटल कामयाबी के रास्ते पर चलने लगा। लोग मेरे खाने को पसंद कर रहे थे, मेरे होटल का नाम फेमस हो रहा था और सबसे बढ़कर मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा था कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन ये कामयाबी मेरे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही थी। बेकरी का मालिक अभी तक खामोश नहीं हुआ था। इस बार वो सिर्फ साजिशों की हद तक ही नहीं रहना चाहता था, बल्कि मुझ पर हमला करना चाहता था। बाजार में अफवाह फैलाने के बाद वो मुझ पर एक और हमला करने वाला था। एक दिन होटल जब बंद होने वाला था तो दो लड़के मेरे होटल में आए। उनमें से एक ने कहा कि आज तो खाना बड़ा बढ़िया था। मैंने हैरानी से कहा कि आपका शुक्रिया, आप दोबारा फिर यहाँ पर आना। फिर वो लोग अचानक चुपके से चले गए। लेकिन अगली सुबह बाजार में एक और नई खबर फैल चुकी थी कि मेरे होटल का खाना जहरीला था। मेरे होटल के खाने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये खबर मैं लोगों के मुंह से सुन रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा खाना तो हमेशा सही साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए बनता है। बाजार में शोर मच चुका था कि ये होटल बंद होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि धीरज लोगों की जान के साथ खेल रहा है, ये एक धोखेबाज इंसान है। मुझ पर मुकदमा दर्ज हो गया था। फिर एक दिन पुलिस मेरे होटल पर आई और कहने लगी कि तुम पर मुकदमा किया गया है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा खाना जहरीला है, जिससे कई लोग बीमार हुए। मैंने कहा कि सर, ये सब कुछ झूठ है। मैंने हमेशा साफ खाना बनाया। लेकिन पुलिस के पास शिकायत दर्ज हो चुकी थी। पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हें हिरासत में लेना चाहते हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि क्या सच में मेरी मेहनत बर्बाद होने वाली है। ठीक उसी समय वही अजनबी लड़का मेरी मदद के लिए आगे आया। उसने पुलिस वालों से कहा कि रुकिए, मैं धीरज अंकल के हक में गवाही देना चाहता हूँ। पुलिस ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं वो इंसान हूँ जो अच्छी तरह से जानता हूँ कि धीरज अंकल एक ईमानदार इंसान है। उसने पुलिस को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड वो वीडियो दिखाई जो हमारे होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा की थी। उन वीडियो में साफ साफ वही लड़के नजर आ रहे थे जो खाना खाने के बाद कुछ संगीन चीजें टेबल पर छोड़कर चले गए थे। वो खुद ही खाने में कुछ मिलाकर गए थे ताकि धीरज अंकल को इल्जाम के जाल में फंसा लिया जाए। पुलिस के पास एक ठोस और पक्का सबूत था। उसने कहा कि धीरज अंकल बेकसूर हैं। ये सब एक साजिश थी मुझे फंसाने के लिए। ये सब भी उस बेकरी वाले ने ही किया था, क्योंकि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और उन लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन लड़कों ने अपनी गलती मान ली थी और कहा था कि बेकरी के मालिक ने उन्हें पैसे देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। ये सुनते ही पुलिस बेकरी वाले के पास पहुंची और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म कभी हमेशा नहीं चलता। उस हादसे के बाद मेरा होटल और ज़्यादा मजबूत हो गया था और लोगों को मुझ पर विश्वास हो गया था। ये वो होटल है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता और खाने में किसी तरह की कोई गलत मिलावट नहीं की जाती। अब मैं इस होटल को और आगे बढ़ाऊंगा ताकि और ज़्यादा लोगों को खाने का मौका मिल सके। ये भलाई का सफ़र था और इसे कोई रोक नहीं सकता था। मेरी ज़िंदगी एक जंग की तरह थी। पहले तो नव्या ने मुझे धोखा दिया, फिर बेरोज़गारी ने मुझे आजमाया और अब बेकरी वाले ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहा था? लेकिन एक बात पक्की थी कि ऊपर वाले ने हमेशा मेरी मदद की थी। अब मेरा होटल कामयाबी के रास्ते पर था। बाजार में लोग इज्जत से मेरा नाम लेने लगे थे और सबसे बढ़कर मैं रोज़ाना बहुत सारे लोगों को पेट भर के खाना खिलाया करता था।
अब मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आ गया। एक दिन होटल में एक औरत दाखिल हुई। मैं बिजी था, मगर जैसे ही उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं खड़ा हो गया था। ये दीपिका थी, वही दीपिका जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए पसंद किया था और उसको मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वो मेरे होटल में क्या कर रही थी? उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें अभी भी अपनी माँ की कही हुई बात याद है धीरज, जब उन्होंने कहा था कि दीपिका तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने नव्या को चुन लिया था। उसकी बात पर मैंने नज़र चुरा ली थी और कहा कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका देने के लिए आई हूँ धीरज। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा कि मौका? कैसा मौका? दीपिका ने एक फ़ाइल मेरे आगे रखी और कहने लगी, ये मेरे पापा की ज़मीन के पेपर्स हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये ज़मीन अनाथ आश्रम के लिए दे सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। ये ज़मीन बहुत कीमती थी और अगर अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल होती तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो सकता था। लेकिन दीपिका ने आगे से कुछ ऐसी बात कही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, लेकिन एक शर्त है धीरज। मैंने कहा कि कौन सी शर्त? उसने सीरियस होकर कहा कि अगर मैं ये ज़मीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। ये कैसी परीक्षा थी? क्या मैं दीपिका से शादी कर सकता हूँ, जबकि एक दिन मैंने उसे खुद ही रिजेक्ट किया था। लेकिन उसके सामने वो ज़मीन भी थी जिस पर अनाथ लोगों का घर बन सकता था। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो शायद ये बच्चे हमेशा के लिए बेसहारा रह जाएंगे। दीपिका के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कहा कि अगर मैं ये ज़मीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले किए थे, कुछ सही तो कुछ गलत, लेकिन ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने दीपिका को एक बार रिजेक्ट किया था, तो क्या अब मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता था? क्या मैं अनाथ बच्चों के लिए एक कुर्बानी दे सकता था? मैंने दीपिका की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये भी मेरे लिए कोई आजमाइश है? ये ज़मीन अगर मुझे मिल जाती तो मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो सकता था। मैंने सोचा अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूं तो क्या ये शादी मेरे लिए एक कुर्बानी होगी या फिर सच्ची मोहब्बत में बदल जाएगी? अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या मैं अनाथ बच्चों के लिए अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकूंगा? मैंने गहरी सांस ली और दीपिका से कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये शब्द मेरे मुंह से निकले और मेरी तकदीर बदल गई। मेरी माँ खुश थी, अनाथ आश्रम के लोग खुश थे और हर तरफ मेरी शादी की खबर फैल चुकी थी। लेकिन मेरी शादी वाले दिन एक अजीब सा हादसा हुआ था। वही अजनबी लड़का मेरे घर पर आया था और उसने शादी करते समय मुझे रोक लिया था और कहा था, रुक जाइए धीरज अंकल, आपको ये शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या? मैं हैरान रह गया। तो उसने मुझे बताया कि ये ज़मीन पहले ही अनाथ आश्रम के नाम है। उसने मुझे कागज़ निकाल कर दिखाया और कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। तो क्या दीपिका जानबूझकर मेरे साथ शादी करना चाहती थी? मैंने दीपिका की तरफ देखा तो वो खामोश खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। ये क्या है दीपिका? वो कुछ देर तक खामोश रही और फिर कहने लगी कि हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। उसकी आंखों में आंसू थे। दीपिका ने कहा कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तभी मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। जब तुम नव्या की वजह से बर्बाद हो गए थे तब भी मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था तब भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तो क्या ये सब दीपिका की मोहब्बत थी? मेरा दिमाग तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने हमेशा दीपिका को इग्नोर किया था, लेकिन वो तो मेरे लिए बहुत सीरियस थी। शादी के लास्ट मोमेंट पर यह सच्चाई मेरे सामने आना कि ये ज़मीन पहले ही अनाथ आश्रम के नाम पर थी, मुझे अंदर तक तोड़ चुकी थी। मैंने दीपिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत भी थी। दीपिका ने कहा कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है। मेरे कदम कांपने लगे। मैंने कहा कि अगर तुम जानती थी कि ये ज़मीन पहले ही अनाथ आश्रम के नाम पर है तो फिर तुमने शादी की शर्त क्यों रखी? उसने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये शर्त नहीं रखती तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करते। सच में मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था, तो क्या मैं फिर से उस पर भरोसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था कि बेटा, दीपिका नव्या की तरह नहीं है। और फिर नव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने नव्या पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। उसने मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन क्या मैं दीपिका पर भरोसा कर सकता था? पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सब मेरे जवाब के इंतज़ार में थे। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और दीपिका की तरफ देखकर कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही मेरा भाग्य बदल चुका था।
दीपिका ने आंखें बंद करके रोना शुरू कर दिया, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। मेरी माँ की आंखों में चमक थी और अनाथ आश्रम के बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। मैंने दीपिका को रिजेक्ट किया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे मेरे भाग्य में लिख दिया। शायद कभी कभी वो चीज़ें जो हमें देर से समझ आए वही हमारे लिए सबसे बेहतर होती हैं। और मैं उस अजनबी इंसान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने शुरू से लेकर अब तक मेरी मदद की थी। उसका नाम ऋषभ था और ऋषभ मेरी ही तरह एक गरीब लड़का था जिसके ऊपर वाले ने किस्मत बदल दी थी, और फिर उसी की तरह मेरी किस्मत को भी बदल दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।